टारगेटेड जुडिशरी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शिल्पा है एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के बेयर एक्ट के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो बेयर एक्ट है इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शन हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एक्ट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं एंड मेंस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहले बात करेंगे इसके चैप्टर्स के बारे में। यहाँ पे टोटल चैप्टर जो हैं वो 8 चैप्टर दिए गए हैं और उनमें जो सेक्शंस हैं वो हैं 30 सेक्शंस। तो पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है, आप अपना बेयर एक्ट साथ लेके बैठिए और साथ साथ देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें 3 सेक्शन कवर्ड हैं। फर्स्ट है वो सिंपल है, शॉर्ट टाइटल यानी टाइटल क्या है इस एक्ट का एंड एक्सटेंट कहाँ तक है, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशंस के बारे में है। एंड सेकंड है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है, इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशन जो इस एक्ट में यूज होंगी उसके बारे में बताया गया है। एंड थर्ड वन ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो कि कवर करता है सिर्फ एक सेक्शन को, सेक्शन नंबर 4 को। सेक्शन नंबर 4 बात करता है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में 4 सेक्शन कवर होते हैं, सेक्शन नंबर 5, 6, 7 और 8। और ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के बारे में। चैप्टर नंबर 3 हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 में 9, 10 और 11 नंबर के सेक्शन कवर होते हैं और ये बात करता है कंप्लेंट यानी परिवाद से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 5 जो है वो कवर करता है 12 से लेके 18 तक के सेक्शन को और बात करता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में सेक्शन नंबर 19 है जो कि बात करता है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर के बारे में। चैप्टर नंबर 7 में भी एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 20, जो कि बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में। एंड चैप्टर नंबर 8 ये कवर करता है 10 सेक्शन है इसमें, 21 to 30 एंड ये है मिसलेनियस। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेक्शन 1, 2, 3 एंड उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी सेक्शंस आते जाएंगे उनको कवर करते जाएंगे एंड काफ़ी इजीली ये कवर हो जाएगा। काफ़ी इजी भी है ये वाला एक्ट जो है। तो हमारा जो एक्ट है उसका नाम क्या है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो इसका जो नाम है वो है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। याद रखना है अच्छे से, आंसर राइटिंग में काफ़ी बार लिखा जाएगा और काम आएगा। प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2030। सबसे पहले तो हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करना है एंड प्रोहिबिशन के बारे में बात करेंगे एंड उसका रिड्रेसल कैसे किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। एक्ट नंबर 14 ऑफ 2013 है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ऐसी डिटेल भी पूछ ली जाती है। इसके बाद है कि इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी। असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इसको मिली थी 22 अप्रैल 2013 को। एक होती है डेट ऑफ कमेंसमेंट, एक होती है असेंट की डेट। तो ये है असेंट की डेट 22 अप्रैल 2013। स्पेसिफिकली याद रखना है ये अबाउट द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। अब चलते हैं आगे दिया गया है कि इस एक्ट को लाने का पर्पज़ क्या था, उसके बारे में है, थोड़ा देख लेते हैं फिर सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे। अब ये जो सब कुछ डिटेल यहाँ दी गई है मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी काम आने वाली है।
तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। पहले हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। यहाँ जो बेयर एक्ट मैंने लिया है इसमें सिर्फ इंग्लिश वर्जन है, लेकिन मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले गिवन है इस एक्ट के बारे में कि एन एक्ट टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराना है, प्रोटेक्शन, किसके अगेंस्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, एंड फॉर द प्रिवेंशन करना है एंड रिड्रेसल करना है ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो यहाँ हम आराम से डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। हिंदी में इसका होगा कि महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। अब इम्पोर्टेंट है कि आपको इसका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, लिखने के काम आ सकता है। इसके बाद है कि वेयर्स सेक्सुअल हैरेसमेंट रिजल्ट इन वोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ वुमन to equality under Article 14 and 15 of the Constitution of India and her right to life and to live with dignity under Article 21 of the Constitution and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade of business, which includes a right to safe environment free from sexual harassment. अब जब किसी महिला का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उसके जो आर्टिकल 14 एंड 15 में जो राइट्स गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा उसका जो आर्टिकल 21 के यहाँ पे लिव विद डिग्निटी का जो राइट है वो प्रभावित हो रहा है। वो कोई भी ऑक्यूपेशन करे, ट्रेड बिजनेस करे, सेफ इन्वायरमेंट का राइट, ये सब यहाँ पे उसका बाधित हो रहा है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, आर्टिकल्स याद रखने ये वाले। तो जब वुमेन्स की बात आए तो और सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला ये एक्ट है तो 14 एंड 15 प्रभावित हो रहा है। आर्टिकल 21 उसका डिग्निटी से लाइफ जीने का, उसका कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस करने का, सेफ एनवायरनमेंट में रहने का, इक्विलिटी का, ये सारे राइट्स उसके उस टाइम प्रभावित होते हैं। तो इसलिए ये एक्ट अस्तित्व में आया था। आगे गिवन है and whereas the protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognized human rights by international convention and instruments such as the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which has been ratified on the 25th June 1993 by the Government of India. अब यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं वुमन के और उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए सेक्सुअल हैरेसमेंट के यहाँ पे, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने 25 जून 1993 को ऐसा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन था उसको रेटिफाई कर दिया था। एंड वेयर्स इट इज़ एक्सपीडियंट टू मेक, तो रेटिफाई जब किया था तब एक्ट बनाना था, तब फिर ये एक्ट बनाया गया है। एंड वेयर्स इट इज़ एक्सपीडियंट टू मेक प्रोविजन फॉर गिविंग इफेक्ट, ये जो कन्वेंशन था इसको इफेक्ट देने के लिए ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो है ये यहाँ पे अस्तित्व में आया। अब एक बार इसकी हिंदी में बात कर लेते हैं। लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एंड 15 के अधीन समानता और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकार और किसी वृत्ति का व्यवहार करने का कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है। और लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों के द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं जिनका भारत सरकार के द्वारा 25 जून 1993 को अनुसमर्थन किया गया। और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना समीचीन है। अब चलते हैं आगे। Be it enacted by Parliament in the 64th year of the Republic of India as follows। तो भारत गणराज्य के 64वें वर्ष में संसद के द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। अब हमारे स्टार्ट होते हैं चैप्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में है प्रिलिमिनरी।
इसमें गिवन है 3 सेक्शन हैं, सेक्शन नंबर 1, 2 एंड 3। बात कर लेते हैं इनके बारे में। सेक्शन फर्स्ट में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है, सेकंड में डेफिनेशन है, और थर्ड नंबर का जो है इसमें है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। सेक्शन नंबर फर्स्ट, ये है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यानी ये जो एक्ट है इसका टाइटल क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका कमेंसमेंट कब हुआ। तो गिवन है कि ये जो एक्ट है इसको कहा जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। सेकंड है कि इसका जो विस्तार है वो होल ऑफ इंडिया पे है। थर्ड इसमें दिया है सब क्लोज कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के जरिए जब भी डेट जो डिसाइड करेगी उससे ये फोर्स में आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा दिया गया था फर्स्ट सेक्शन। सेक्शन सेकंड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें दी हुई हैं डेफिनेशंस। तो सेक्शन 2 जो है उसमें दी है डेफिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही मेंस में जैसे एक यहाँ टाइटल दे के पूछ लिया जाएगा इसकी डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन होते हैं उनके लिए बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा याद रखने की ट्राई कीजिए। अदरवाइज और तो जो पेपर जो है उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन होती हैं उनके लिए कोशिश करनी चाहिए कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज में उनको लिखा जाए। तो सबसे पहले गिवन है एग्रीव्ड वुमन की डेफिनेशन। एग्रीव्ड वुमन यानी व्यथित महिला। तो किस महिला को व्यथित महिला कहा जाएगा इस एक्ट के अंदर, तो बात कर लेते हैं। इसमें सब क्लोज फर्स्ट दिया है कि अगर बात करें वर्क प्लेस की, यानी इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस ए वुमन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent। रेस्पोंडेंट कौन होगा? प्रत्यर्थी, यानी जिसके विरुद्ध यहाँ पे आरोप लगाया गया है वो रेस्पोंडेंट होगा। अब हिंदी में बात कर लेते हैं। किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित हो या ना हो, जो प्रत्यर्थी के द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अधीन रहने का अभिकथन करती है, उसको एग्रीव्ड वुमेन कहेंगे। सेकंड है कि अगर बात करें ड्वेलिंग प्लेस और हाउस की, तो अ वुमन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच ए ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। किसी निवास गृह या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे किसी निवास गृह या गृह में नियोजित है। तो ये हमने बात कर ली एग्रीव्ड वुमन की। अब बात करते हैं हम सेकंड डेफिनेशन की, जो कि है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंटर के मामले में तो सेंटर होगी और स्टेट के मामले में स्टेट होगी। थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है in relation to a workplace which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly। तो बी का सब क्लोज फर्स्ट में दिया है, इसमें भी डिवाइडेशन है कि बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट कहलाएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी ऐसे कार्यस्थल के संबंध में जो उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों के द्वारा पूर्णतः भागतः वित्त पोषित है। तो अगर केंद्रीय सरकार करवा रही है, यहाँ पे केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के द्वारा स्थापित है, उसके स्वामित्व में आता है, उसके नियंत्रणाधीन है या प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों के द्वारा पूर्णतः भागतः वित्त पोषित है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर राज्य सरकार के द्वारा स्थापित है तो राज्य सरकार होगी। इसके अगले सब क्लोज में दिया है कि इन रिलेशन टू एनी वर्क प्लेस, जो कि सब क्लोज फर्स्ट में कवर नहीं है, एंड फॉलिंग विद इन इट्स टेरिटरी द स्टेट गवर्नमेंट।
खंड फर्स्ट के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किसी कार्यस्थल के बारे में राज्य सरकार ऐसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। आगे थर्ड डेफिनेशन है चेयरपर्सन की। तो जब चेयरपर्सन की बात हो तो सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 7 यानी सेक्शन 7 को याद रखना है चेयरपर्सन के। यहाँ पे मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी नॉमिनेटेड अंडर सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 7, ये याद रखना है चेयरपर्सन की जब बात हो। फिर है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात हो तो सेक्शन 5 याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5। हिंदी में देख लेते हैं। चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष, इससे धारा 7 की उपधारा फर्स्ट के अधीन नाम निर्दिष्ट स्थान या परिवाद समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी जिला अधिकारी, इससे धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है। अब अगला आता है डोमेस्टिक वर्कर। तो इसकी डेफिनेशन है कि डोमेस्टिक वर्कर मीन्स अ वुमन हु इज एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड। अब डोमेस्टिक वर्कर में यहाँ स्पेसिफिकली वुमेन्स की बात की जा रही है क्योंकि जो एक्ट है वो रिलेटेड है वुमेन से। डोमेस्टिक वर्कर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हमें बात करनी है वुमेन की। डोमेस्टिक वर्कर मीन्स ए वुमन हु इज एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड फॉर रिम्यूनरेशन वेदर इन कैश और काइंड either directly or through any agency on a temporary, permanent, part-time or full-time basis, but does not include any member of the family of the employer. अब इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि जो एम्प्लॉयर है, जो नियोजक है, जिसने काम पे रखा है, उसकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। यानी उसकी फैमिली का कोई मेंबर है, वो डोमेस्टिक वर्क कर रहा है, तो वो डोमेस्टिक वर्कर नहीं कहलाएगा। तो ये यहाँ पे दिया है कि नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। घरेलू कर्मकार से ऐसी कोई महिला अभिप्रेत है जो किसी गृह में पारिश्रमिक के लिए धारित घरेलू कार्यों को करने के लिए चाहे नकद में या वस्तु रूप में, प्रत्यक्ष रूप में या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है। अगला है हमारा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। कर्मचारी से मतलब क्या है यहाँ पे? मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क ऑन रेगुलर, टेम्परेरी, एडहोक और डेली वेज बेसिस, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट इंक्लूडिंग ए कॉन्ट्रैक्टर, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, whether for remuneration or not, or working on a voluntary basis or otherwise, whether the terms of employment are express or implied, and includes a co-worker, a contract worker, probationer, trainee, apprentice or called by any other such name। यानी नियोजक जो है, सॉरी कर्मचारी की बात कर रहे हैं, नियोजक एम्प्लॉयर होता है, उसकी बात अगले में करेंगे। कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकर्ता, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, के माध्यम से प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर है या नहीं, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हो या नहीं हो, और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, शिक्षु, प्रशिक्षु या किसी अन्य ऐसे नाम से ज्ञात कोई भी व्यक्ति है। अगला है एम्प्लॉयर, नियोजक यानी जो एम्प्लॉयमेंट देता है, उसके बारे में डेफिनेशन गिवन है। एम्प्लॉयर मीन्स इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, enterprise, institution, office, branch of unit of the appropriate government or local authority, the head of the department, organization, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit or such other officer as the appropriate government or the local authority as the case may be or may by an order specify in this behalf। एंड सेकेंड सब क्लोज है कि इन एनी वर्क प्लेस नॉट कवर्ड अंडर सब क्लोज फर्स्ट, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस। हिंदी में देख लेते हैं। नियोजक से निम्नलिखित अभिप्रेत है: समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण
के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा इस नियमित आदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। सेकंड है उपखंड। फर्स्ट के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति। तो ये हो गई हमारी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। आगे इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, वो देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लोज मैनेजमेंट जो है वो इंक्लूड करता है द पर्सन और बोर्ड और कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए प्रबंध के अंतर्गत ऐसे संगठन के संबंध में नीतियों की विरचना और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी हैं। इसमें थर्ड यहाँ पे दिया है कि इन रिलेशन टू वर्क प्लेस कवर्ड अंडर सब क्लोज फर्स्ट एंड सेकंड द पर्सन, यानी एम्प्लॉयर के बारे में चल रहा है, तो उसमें सब क्लोज थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉयज। उपखंड फर्स्ट और उपखंड सेकंड के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदाजन्य बाध्यताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति एम्प्लॉयर कहलाएगा। फोर्थ है in relation to a dwelling place or house, a person or a household who employs or benefit from the employment of domestic worker irrespective of the number, time period or type of such worker employed or the nature of the employment or activities performed by the domestic worker। यानी किसी निवास गृह या गृह के संबंध में ऐसा कोई भी व्यक्ति या गृहस्थ जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या किस्म का या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार के द्वारा निष्पादित कार्यकलापों पर ध्यान दिए बिना घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है, तो उसको एम्प्लॉयर कहेंगे। तो ये सारी डेफिनेशन थी एम्प्लॉयर यानी नियोजक के बारे में। अब अगला है इंटरनल कमेटी की डेफिनेशन दी गई है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसमें सेक्शन याद रखना इम्पोर्टेंट है कि इंटरनल कमेटी की बात करें तो सेक्शन 4 याद आना चाहिए, एंड लोकल कमेटी की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 6 याद आना चाहिए। इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए काफ़ी। इंटरनल कमेटी मीन्स एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। इसको डिटेल में आगे देखेंगे। लोकल कमेटी मीन्स द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6। तो ये याद रखना है कि इंटरनल और लोकल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से सेक्शन में दिया गया है। अगला है मेंबर। मेंबर मतलब मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी एंड लोकल कमेटी। तो मेंबर्स मीन्स ए मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी। तो इसके मेंबर्स हैं वो कहलाएंगे मेंबर। अगला है प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं विहित। विहित से इस अधिनियम के अधीन जो भी नियम बनाए गए हैं वो अभिप्रेत हैं। अगला है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमें मिलेगा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के अंदर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नॉमिनेटेड अंडर द सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4। ये याद रखना है जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात चले तो। अगला है रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट होता है कि जिस पे आरोप लगाया गया है यानी प्रत्यर्थी, जिस पे किसी महिला ने सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया है उसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट की बात आए तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट कंप्लेंट सेक्शन 9 में की जाती है, याद रखना है। रेस्पोंडेंट यानी प्रत्यर्थी मीन्स ए पर्सन अगेंस्ट होम द एग्रीव्ड वुमेन हैज मेड ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 9। अब नेक्स्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन। तो इसमें बताया है कि किस किस तरीके के एक्ट को सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर रखा गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो इंक्लूड करता है एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन नेमली। तो यहाँ जो दिए गए हैं इनमें से जो भी अनवेलकम एक्ट है किए गए हों वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आ जाएंगे।
पहला गिवन है फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस, दूसरा है कि सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना यानी ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, और थर्ड है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, टिप्पणियाँ करना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना। फिर है फोर्थ का है शोइंग पोर्नोग्राफी, और फिफ्थ का है एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं फटाफट। लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत ऐसा निंदनीय लैंगिक रूप से नियत व्यवहार आएगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या तात्पर्य तो सम्मिलित है, जैसे शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना, लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना, या लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना। तो इस तरीके का कृत्य अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो एग्रीव्ड वुमन है वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है, और उसी के बारे में ये पूरा एक्ट है। नेक्स्ट डेफिनेशन वर्क प्लेस की दी गई है। अब है वर्क प्लेस में क्या क्या आएगा। वर्क प्लेस में क्या आएगा, एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्क प्लेस इंक्लूड्स एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग एस्टैब्लिशमेंट एंटरप्राइज इंस्टीट्यूशन office branch of unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate government or the local authority or a government company or a corporation or cooperative society। एंड सेकंड दिया है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट वेंचर है, अंडरटेकिंग है, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, इस्टेब्लिशमेंट एंड सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओज हैं, यूनिट और सर्विस प्रोवाइडर केयरिंग ऑन कॉमर्शियल, प्रोफेशनल, वोकेशनल, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंटल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ, सर्विस और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, सप्लाई, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स। इसके अलावा एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कंपटीशन और गेम्स वेन्यू whether residential or not used for training, sports or other activity relating thereto, and any place visited by the employee arising out or during the course of employment including transportation provided by the employer for undertaking such journey। तो अब हिंदी में देख लेते हैं इसको। कार्यस्थल के अंतर्गत निम्नलिखित आता है, ऐसा कोई भी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या किसी निगम या सहकारी सोसाइटी के द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतया भागतः उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों के द्वारा वित्त पोषित की जाती है। तो अब पहले तो बात कर ली सरकारी और कोऑपरेटिव के बारे में, अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है जिसके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाय, विक्रय, वितरण या सेवा भी है। तीसरा हॉस्पिटल या परिचर्यागृह है। फोर्थ है प्रशिक्षण, खेलकूद या उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई खेलकूद या उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद कॉम्प्लेक्स या प्रतिस्पर्धा क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय हो या नहीं, अभिप्रेत है। इसके अलावा कार्यस्थल में आएगा नियोजन से प्रोद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी के द्वारा भ्रमण किया गया कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा के लिए नियोजक के द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है। एंड इसके आगे सिक्स्थ में दिया गया है ए ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, यानी कोई निवास गृह या कोई गृह है। अब आगे डेफिनेशन दी गई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर in relation to a workplace means an enterprise owned by individuals or self-employed workers and engaged in the production or sale of goods or providing services of any kind whatsoever, and where the enterprise employ workers, the number of such workers is less than 10। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि कर्मचारी जो हैं उसमें वर्कर्स जो हैं उनकी संख्या लेस देन 10 हो। हिंदी में देख लेते हैं, किसी कार्यस्थल के संबंध में असंगठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है जो व्यष्टियों या
स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी भी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है, और जहां उद्यम कर्मकारों को नियोजित करता है वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या 10 से न्यून है, यानी 10 से कम है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। ये चैप्टर फर्स्ट का लास्ट सेक्शन होगा, तो सेक्शन नंबर 3। ये है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें फर्स्ट सब क्लोज है कि नो वुमन शैल बी सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। किसी भी महिला का किसी भी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। सेकंड है कि फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस जो नीचे दिए गए हैं, अमंग अदर सर्कमस्टांसेस, अगर इनमें कोई भी अकर करता है, इफ इट अकर्स और इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू और कनेक्टेड विद एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट में अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो यहाँ जो दिया गया है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसका जो कृत्य है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आएगा, जिसमें सबसे पहले है कि इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना। दूसरा है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट देना उसको डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, यानी उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना। थर्ड है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट फॉर हर। तो इसका यहाँ पे होगा कि उसकी वर्तमान या भावी नियोजन के परिस्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना। एंड फोर्थ का होगा उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रा समय या आपराधिक या शत्रुतापूर्वक पूर्ण कार्य का वातावरण सृजित करना। फिफ्थ है ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण करना। तो ये सब आ जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत। तो ये हमने कवर किया है सेक्शन नंबर 3। अब चैप्टर सेकंड स्टार्ट होगा, जिसमें एक ही सेक्शन दिया है, सेक्शन नंबर 4, जो कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से रिलेटेड है। तो इसको आराम से पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इसका टाइटल ही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो गिवन है कि एवरी एम्प्लॉयर, नियोजक यानी जो भी एम्प्लॉयज को रखता है, वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा अपने जो कार्यस्थल है वहाँ पे। अब उसमें कौन कौन मेंबर होगा वो सब इसके अंदर दिया गया है, तो देखते हैं। पहले दिया है कि एवरी एम्प्लॉयर ऑफ ए वर्क प्लेस शैल बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग constitute a committee to be known as the internal complaint committee। आगे है provided that where the office or administrative unit of the workplace are located at different place or divisional or subdivisional level, the internal committee shall be constituted at all administrative unit or office। तो सिंपल सा है, गिवन है कि किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक लिखित आदेश के द्वारा आंतरिक परिवाद समिति नामक एक समिति बनाएगा, परंतु अगर वो कार्यस्थल है उसके कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें अलग अलग जगह पे चल रही हैं, तो वो जो अलग अलग जगह पे चल रही हैं उन सब के लिए भी बनानी पड़ेगी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। नेक्स्ट इसकी सब क्लोज में है कि इसमें इंटरनल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। इसमें मेंबर कौन कौन होगा? टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर। तो दिया है कि आंतरिक समिति नियोजक के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेटेड बाय एम्प्लॉयर। सबसे पहले तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में एक होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो कौन होगा? वो एक वुमन होगी। कैसी वुमन? जो कि एम्प्लॉयड है एट ए सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस फ्रॉम अमोंगेस्ट द एम्प्लॉई। जो भी एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे उनमें सीनियर लेवल की एक महिला को बनाएंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लेकिन अगर ऐसी महिला उपलब्ध ना हुई तो
प्रोवाइडिंग दैट इन केस ऑफ सीनियर लेवल वुमन एम्प्लॉय इज नॉट अवेलेबल, तो ऐसी सिचुएशन में द प्रेजाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्क प्लेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन फर्स्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो अलग अलग चल रही हैं उनमें से किसी सीनियर लेवल महिला को चयन कर लिया जाएगा। आगे दिया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस द अदर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्क प्लेस डू नॉट हैव ए सीनियर लेवल वुमन एम्प्लॉय, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भी अगर सीनियर लेवल वुमेन ना हो तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर और अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर सीनियर लेवल वुमेन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भी ना हो तो जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा अदर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से ऐसी किसी महिला का चयन किया जाएगा। उसके अलग अलग वर्क स्थल जो वर्क प्लेसेस चल रहे हैं कार्यस्थल उनमें से नॉमिनेट कर लिया जाएगा किसी ऐसी महिला को। अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं। आंतरिक समिति नियोजक के द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। एक तो पीठासन अधिकारी जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी, परंतु किसी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी की उपलब्ध न होने की दशा में पीठासीन अधिकारी उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। परंतु यह और यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालय या प्रशासनिक एककों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो पीठासन अधिकारी उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट है सेकंड है अदर मेंबर्स की बात कर लेते हैं। नोट लेस देन 2 मेंबर्स फ्रॉम अमोंगेस्ट एम्प्लॉइज प्रीफरेबली कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और who have had experience in social work और have legal knowledge। कर्मचारी जो होंगे उनमें 2 से कम ऐसे सदस्य नहीं हो सकते जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं, यानी ऐसे लोग होंगे जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव है, विधिक ज्ञान यानी लीगल नॉलेज भी है। तो ऐसे 2 से कम नहीं होने चाहिए, ऐसे मेंबर होंगे। इसके अलावा 1 मेंबर यहाँ होगा एनजीओ से। वन मेंबर फ्रॉम अमोंगेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और ए पर्सन फैमिलियर विद द इश्यूज रिलेटिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। गैर सरकारी संगठनों या संगमों से ऐसा एक सदस्य होगा जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित है। अब नेक्स्ट है कि इनके कार्यकाल के बारे में। तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर और एवरी मेंबर ऑफ द जो भी कमेटी के मेंबर होंगे उनका जो ऑफिस है शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल से ज़्यादा के लिए वो यहाँ पे स्थान ग्रहण नहीं कर सकते। फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉयर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि आंतरिक समिति का पीठासन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो नियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे छूट गई है, जो ये कमेटी होगी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, इसके 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर, आधे जो सदस्य हैं उसके कम से कम वुमेन होंगे, ये पूछ सकते हैं। provided that at least 1/2 of the total members so nominated shall be women। आगे चलते हैं। आगे दिया है द मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम अमोंगेस्ट द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। तो आपको याद रखना है जो एनजीओ से जिस व्यक्ति को चुना जाएगा उसको ये प्रोसीडिंग्स करवाने के लिए यहाँ पे फीस और अलाउंस दी जाएंगी, ये याद रखना है। द मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम अमोंगेस्ट द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और associations shall be paid such fee or allowance for holding the proceeding of the internal committee by the employer as may be prescribed। गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किए गए पीठासन अधिकारी को आंतरिक समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिए ऐसी फीस या भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो विहित किए जाएं। अब आगे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बात की गई है कि प्रेजाइडिंग जो ऑफिसर होगा इंटरनल कमेटी का उसको किस स्थिति में रिमूव किया जा सकता है।
तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए कि अगर उसने ऐसा ऐसा किया तो उसको रिमूव कर सकते हैं। सेम ही चीज़ जब हम लोकल कमेटी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आएंगी सेम ही चीज़। तो यहाँ देख लेते हैं। पहले दिया है कि अगर वो सेक्शन 16 के जो प्रोविजन है उनको कंट्रावीन्स करता है, यानी धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है। फिर है अगर उसको कन्विक्ट ठहराया गया है फॉर एन ऑफेंस और इन एन इंक्वायरी इनटू ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम। किसी अपराध के लिए उसको सिद्ध दोष ठहराया गया है या तत्समय प्रवर्त कोई विधि है उसके अधीन किसी अपराध के बारे में उसके विरुद्ध कोई जांच लंबित चल रही है तो उसको हटा देंगे। थर्ड है he has been found guilty in any disciplinary proceeding or a disciplinary proceeding is pending against him। उसे किसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है तो ऐसी स्थिति में उसको हटाएंगे। अगला है हैड सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिशियल प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए ठीक नहीं है, यानी लोकहित के लिए प्रतिकूल हो गया है तो ऐसी स्थिति में उसको हटा देंगे। आगे गिवन है सच प्रेजाइडिंग ऑफिसर, तो ऐसा प्रेजाइडिंग ऑफिसर या फिर मेंबर इंटरनल कमेटी का एज द केस में बी शैल बी रिमूव्ड, हटा दिया जाएगा फ्रॉम द कमेटी एंड इस तरीके से जो वैकेंसी क्रिएट होंगी और एनी कैजुअल वैकेंसी उनको फिल किया जाएगा फ्रेश नॉमिनेशन से अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। वहाँ यथास्थिति ऐसे पीठासन अधिकारी या सदस्यों को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नाम निर्देशन के द्वारा भरा जाएगा। तो ये हमने 4 सेक्शन कंप्लीट किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 2 चैप्टर भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक बार फटाफट देख लेते कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने बात की थी इस एक्ट के नाम के बारे में। ये एक्ट नंबर 14 ऑफ 2013 है, 22 अप्रैल 2013 को इसको असेंट मिली थी। इसके अलावा हमने सेक्शन फर्स्ट और टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट देखा, फिर डेफिनेशन देखी। इसमें हमने एग्रीव्ड वुमेन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी, मेंबर, प्रेस्क्राइब्ड, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, रेस्पोंडेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट, वर्क प्लेस की डेफिनेशन देखी। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन देखी। सेक्शन 3 में हमने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में बात की। एंड चैप्टर 2 में हमने सेक्शन 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात की और देखा कि किस तरीके से प्रेजाइडिंग ऑफिसर को चुना जाता है, मेंबर्स को किस तरीके से चुना जाता है। तो ये सब हमने यहाँ पे बात की है और हमारे 4 सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड हैव अ नाइस डे।